नमस्कार दोस्तों, आज मैं साइंस सीरीज़ के लेक्चर के साथ आया हूं और आज भी हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साइंस के क्वेश्चन है वो आज करवाएंगे समीक्षा के साथ। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। तो देखिए दोस्तों, साइंस सीरीज़ के लेक्चर हमने शुरू किए हैं। उसके अंदर मैंने कल भी आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, अभी कुछ दिन में आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। 5 तारीख से हमारा स्टूडियो शुरू हो रहा है, तो आपको विद डायग्राम और स्ट्रक्चर और स्कीमेटिक डायग्राम के साथ साइंस समझाने का प्रयत्न करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी समझाएंगे, पर उससे पहले कुछ दिनों तक आपको क्वेश्चंस करवाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और किस तरह आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो आपको पता चल पाए। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अन्न किस चीज के समृद्ध सोर्स होते हैं। मतलब अन्न मतलब गेहूं हो गया, चावल हो गया, या और दूसरे अन्न हो गए, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। तो कई प्रकार की क्या होते हैं, अन्न होते हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि अन्न के समृद्ध स्रोत किसके होते हैं। वैसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में अन्न में सब चीज पाई जाएगी, पर मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, और उसी का एक रूप क्या माना जाता है, स्टार्च माना जाता है। आपको पता है कि कोई भी अन्न खाते हैं उससे शक्ति मिलती है क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और उसी का एक सबसे बड़ा जो रूप माना जाता है, वो मुख्य रूप जो माना जाता है, स्टार्च माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सा वसा में विलय होता नहीं होता है। वसा में विलय नहीं होता। तो दोस्तों मैं एक बात ध्यान रखूंगा, देखो आप जब विटामिन्स पढ़ते हो, जब मैं बताऊंगा आपको भी विटामिन्स क्या होते हैं, तो हम जब विटामिन्स पढ़ते हैं तो हम दो कैटेगरी के विटामिन्स को डिवाइड करते हैं। एक विटामिन जो जल में घुलते हैं, ये विटामिन होते हैं बी व सी। ये दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलते हैं, मतलब जल में घुल जाएंगे, मूत्र द्वारा शरीर से विसर्जित कर दिए जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरे बचे हुए जो विटामिन होते हैं वो जल में नहीं घुलते, वो वसा में विलय होते हैं। जैसे वसा विलय विटामिन हो गए, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। तो ये चारों जो है, ये चारों के चारों विटामिन जो मिलते हैं, ये किस में मिलते हैं, वसा में मिलते हैं। ये वसा विलय विटामिन माने जाते हैं, जबकि बी और सी जल विलय विटामिन माने जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा वसा में विलय नहीं होता, तो कौन सा होगा, ये जल वाले नहीं होंगे। तो बी और सी में से कौन सा दे रखा है आपको, बी दे रखा है। इसलिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको प्रॉपर कैटेगरी डिवाइड रखनी है। मैं जब लेक्चर इसका करूंगा तब आपको और चीजें समझ में अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों, कैंसर, कर्क रोग, कैंसर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्क रोग कहते हैं। तो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप कौन सा होता है। देखो दोस्तों, आइसोटोप्स को हिंदी में हम कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, और जैसे कार्बन है तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, यानी एक तरह से रासायनिक गुणधर्म समान है, परंतु भौतिक गुणधर्मों में क्या होता है, अंतर होता है, उनको आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि भाई कि कार्बन है तो कार्बन 12 हो गया, कार्बन 14 हो गया, ये कार्बन के अपर रूप हो गए। यूरेनियम 235 हो गया, यूरेनियम 236 हो गया, ये यूरेनियम के अपर रूप हो गए। ऐसे अलग अलग अपर रूप पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाता है कि एक तो अपर रूप होते हैं, भाई ये तो मैंने जो बताया ये आपको क्या बताया, जैसे आपने देखा है अपर रूप, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरिन हो गया, वो अपर रूप होते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, अलर्ट्रॉप्स कहते हैं। और ये आइसोटोप है, तो दोनों में आपको डिफरेंस क्या रखना है, पता रखना है। अब आपने देखा होगा जैसे ये पोटेशियम 30 हो गया, पोटेशियम 32 हो गया, कार्बन 14 हो गया, कोबाल्ट 60 हो गया। ऐसे और समस्थानिक भी होते हैं, आइसोटोप होते हैं। आयोडीन 131 होता है। क्या होता है, आयोडीन 131 होता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज आपको क्या रखनी है, इसमें ध्यान रखनी है। फिर आपने देखा होगा सोडियम होता है, सोडियम 24 होता है, तो वो भी एक तरह का आइसोटोप होता है। फिर उसके अलावा और भी अनेक आइसोटॉप्स होते हैं। तो आपसे ये आइसोटॉप्स के बेसिक एप्लीकेशन बार बार पूछे गए, तो आपको ध्यान रखना है कि कैंसर के उपचार के लिए हम यूज करते हैं कोबाल्ट 60। हालांकि अब जो टेक्नोलॉजी आई है उसमें हम एसिलेटर मशीन यूज करते हैं, पर तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोबाल्ट 60 एक पुरानी टेक्नोलॉजी है और एक बेसिक टेक्नोलॉजी के रूप में हम इसको यूज करते हैं कैंसर के उपचार में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन है। तो दोस्तों बिल्कुल ही आसान आपका आंसर है, विटामिन ए है। देखो हमारी जो आंखें होती है, आंखों से रिलेटेड जो विटामिन होता है वो विटामिन ए माना जाता है। आंखों से रिलेटेड जो विटामिन होता है उस विटामिन को हम क्या कहते हैं, विटामिन ए के नाम से जाना जाता है। और जो विटामिन ए होता है वो आंखों से रिलेटेड होता है। अब आंखों में हमें दिखाने का काम मेन किसका होता है, रेटिना।
रेटिना को हम क्या कहते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं। तो रेटिना के नाम पर ही विटामिन ए का जो रासायनिक नाम हो जाता है वो क्या हो जाता है, रेटिनॉल। क्या हो जाता है, इसका जो मुख्य नाम हो जाता है, आपसे पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बताओ, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा है, रेटिनॉल है। तो आपका सिंपल सा इसमें जो उत्तर हो गया वो कौन सा हो गया, रेटिनॉल हो गया। तो इसलिए विटामिन ए। आगे चलते हैं, निम्न में से सनशाइन विटामिन कौन सा माना जाएगा, सनशाइन विटामिन। अब सनशाइन विटामिन की बात हो रही है तो ध्यान रखना, सन यानी सूर्य की धूप, और हमारी त्वचा जब सूर्य की जो धूप होती है, सूर्य की जो रोशनी होती है, उसमें भी कौन सी किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज होती है। और जब हमारी स्किन पे वो पड़ती है तो हमारी स्किन पे पड़ने के बाद हमारी स्किन उस सूर्य की किरणों की उपस्थिति में जिस विटामिन का निर्माण करती है वो विटामिन कौन सा है, विटामिन डी है। विटामिन डी को हड्डी का विटामिन भी कहते हैं, परंतु यदि विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारे गुर्दे की यानी किडनी जो होती है उसमें पथरी हो जाती है, और उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट यानी पथरी को रासायनिक नाम के रूप में बोलते हैं, वो हो जाता है। और उसको हम लिपोग्राफी या जैसे हम एक जनरल भाषा में बोलते हैं कि दूरबीन द्वारा पथरी का इलाज, तो वो किया जाता है। तो इसमें सनशाइन विटामिन कौन सा है, विटामिन डी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका कई बार एसएससी, रेलवे, आरपीएससी, आरएसएम, एसएसबी की परीक्षा में पूछा गया है कि ईसीजी क्या होती है। तो ईसीजी होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। तो ईसीजी जो होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। हार्ट से संबंधित यदि रोग हो जाता है तो उसकी जांच के लिए ईसीजी टेस्ट किया जाता है, जिससे हमें एक उसकी पोजीशन पता चल जाती है। ऐसे एक होता है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, हमारी जो मसल्स होती है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो ईईजी परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रोसिफेलोग्राफ नहीं है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नहीं है, इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ नहीं है, इसका सबसे सही आंसर कौन सा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी मशीन, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन है। अब देखो आप ध्यान रखना, एक एसिड यहाँ लिखा हुआ है फॉलिक एसिड। विटामिन होते हैं तो देखो बी हो गया, या विटामिन B2 हो गया, B1 हो गया, B2 हो गया, विटामिन B3 हो गया, विटामिन B5 हो गया, विटामिन B6 हो गया, विटामिन B11 हो गया, विटामिन B12 हो गया। तो B12 का नाम भी आपने सुना है, साइनो कोबालैमिन होता है विटामिन B12, और उसमें कौन सी तत्व पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। मैं यहाँ बात करूँगा विटामिन B11 की। विटामिन B11 को फॉलिक एसिड भी कहते हैं, जनन क्षमता से भी रिलेटेड विटामिन माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, शरीर में त्वचा को अच्छा बनाए रखने का काम करता है, टूट फूट जो होती है उसको भी दूर करके त्वचा में फिनिशिंग लाता है। तो इसलिए विटामिन B11 को हम फॉलिक एसिड भी कहते हैं। आप जब भी किसी केमिस्ट से दवाई लेने जाते हैं तो आप जनरली कभी भी उसे विटामिन B11 नहीं कहते, आप उसको फॉलिक एसिड के नाम से पुकारते हैं। तो देखो ये जनरल क्वेश्चन जो है यही आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका 7th का आंसर कौन सा हो गया आपका, फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्न में से कौन सा सबसे अधिक माना जाता है। जैसे मैं इसको और थोड़ा सा जूम इन करके बताता हूँ। ये देखिए 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्न में से कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब बच्चों के विकास के लिए सभी इंपॉर्टेंट है, पर आपको देखना, देखो दूध है, निश्चित रूप से दूध में घुली हुई जो आपकी कैल्शियम होती है जिसको कैसिनोसिन कहते हैं, जो बाद में कैसीन में चेंज हो जाती है। फैट है, फैट भी बॉडी के लिए जरूरी है, ठीक है। फिर विटामिन है और फिर प्रोटीन है। अब आप जब चारों का वर्ग देखोगे तो आपको पता है कि जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे बॉडी में टूट फूट का काम सही करते हैं। कोई चीज टूट गई, कहीं चोट लग गई, उसको घावों को ठीक करने का काम करते हैं। दूसरी बात, आपने दोस्तों एक चीज देखी होगी, शरीर की जो शारीरिक वृद्धि होती है वो प्रोटीन से सही से हो पाती है। हमारे ऊतकों, जो हमारे टिश्यूज होते हैं उसको इम्प्रूव करते हैं, उसकी रिपेयरिंग करते हैं, इसलिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो यदि आपसे ये पूछा जाए इन चारों में से बताओ सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सूटेबल आंसर आपका कौन सा होगा, प्रोटीन होगा, ठीक है। प्रोटीन किस किस से मिलता है, दालें होती है हमारी, दालों से प्रोटीन मिलता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट इसका उदाहरण हो गया कौन सा, चना हो गया। उसके अलावा आपने देखा होगा जो सोयाबीन होता है वो सोयाबीन से प्रोटीन मिलता है, अंडा भी प्रोटीन का स्रोत होता है। तो बहुत सारे स्रोत हम प्रोटीन के रूप में काम में ले सकते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये डेली लाइफ में चीजें काम आने वाली है जो आपको ध्यान रखना। तो इसका आंसर है विटामिन ए।
अब विटामिन ए क्यों आवश्यक होता है, ध्यान से सुनना। संक्रमण हो गया, बॉडी में इन्फेक्शंस होते हैं, तो इन्फेक्शंस को ए काम में लेते हैं। हरी आपकी दूध हो गया, स्पेशली गाय का दूध हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, गाजर हो गई और दूसरी चीजें हो गई, तो ये विटामिन ए के प्रचुर स्रोत हैं। आंखें सही रहती है, शरीर में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को होने से रोकता है, और यदि इन्फेक्शन हो गया है तो उसे सही करता है। ये काम विटामिन ए करता है। मैं एक और काम बताना चाहूंगा ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, विटामिन सी का। देखो, विटामिन सी आपकी खट्टी चीजों में होता है, आंवला, नींबू, इन सब में, संतरा, इनमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग नहीं होता, ठीक है। और दूसरा बात, विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आपने देखा होगा जब पेशेंट का ऑपरेशन होता है तो उसके तुरंत बाद डॉक्टर विटामिन सी लेने की सलाह देता है। मौसमी का जूस, ऑरेंज जूस पिलाया जाता है ताकि उसके जो घाव तेजी से भरे। तो अगर आपको संक्रमण हो गया है और रोग प्रतिरोधक क्षमता हो गई है तो विटामिन सी काम है, वरना विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, जबकि संक्रमण को रोकने का मुख्य काम कौन सा करता है, विटामिन ए करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। डेली बेसिस पे प्रश्न लाएंगे, हो सकता है कभी इससे ज़्यादा भी प्रश्न लाएं। और 5 तारीख से स्टूडियो हमारे स्टार्ट हो रहा है, तो रेगुलर और बहुत अच्छे, जैसे यहाँ पर थोड़ी लिमिटेशन है मेरे सामने सॉफ्टवेयर पे क्वेश्चन दिखाने में, वहाँ आपके लाइव और ऑनलाइन टेस्ट भी लिए जाएंगे और प्रश्नोत्तरी भी रखी जाएगी जिसमें आपको प्राइज़ दिए जाएंगे। और 15 अगस्त से हमारा एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, हमारा ये सेशन सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।